और आंदोलन करने की हमारी एक पद्धति, पहले निवेदन, फिर ज्ञापन, फिर आंदोलन, और उससे भी नहीं हो तो तनातन। कि अनुयायी का जो भी कार्यक्रम होता है, कहाँ जहां भी वो लोग होते हैं तो वो पार्टी को लेकर आ जाते हैं। क्या हमें 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 मुझे तो गर्व है, मेरे नेताओं पर गर्व है। हमारा जब छात्र संगठन ही कांग्रेस का एनएसयूआई है तो नेता तो हमारे कांग्रेस के ही जाएंगे ना। ड्यूटी टाइम में जाए, उसका विद्यार्थी जीवन या आनंद। देखिए हमारा, देखिए सुनिए एनएसयूआई से आपने उनसे भी पूछा, आपके पास 30 सेकंड का करना समय पड़ रहा है, कॉल करके पूछना पड़ रहा है कि एनएसयूआई ने क्या किया। नहीं चोर कभी चोर को चोर बोलेगा नहीं, चोर क्यों बोले? जब वो छात्र नेता या फिर छात्र प्रतिनिधि विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से चुना जाएगा तो क्या विश्वविद्यालय प्रशासन सच में या फिर वो छात्र नेता विद्यार्थियों के हित के लिए काम करने की कोशिश करेगा? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडस टुडे पर। इंडस टुडे की इस खास सीरीज में जिसका नाम है मुद्दा क्या है। अब तक हम इस एपिसोड को स्टूडियो में शूट करते थे, लेकिन पहली बार अब हम लाइव ऑडियंस के बीच में आ चुके हैं ये शो लेकर। क्योंकि मुद्दा क्या है जब शुरू हुआ था तो सिर्फ इसका एक ही लक्ष्य था कि ज्यादातर उन मुद्दों पर बात की जाए जिसके बारे में बात करना कोई नहीं चाहता था। जब स्टूडियो में बात होती थी तो लोगों को लगता था कि सब कुछ पहले से ही स्क्रिप्टेड है। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना थोड़ा ऑडियंस के बीच में चलते हैं, लाइव डिबेट शो करवाते हैं और विषयों पर खुलकर बात करते हैं। आज के हमारे इस खास एपिसोड का विषय है कि क्या मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव जरूरी है या फिर नहीं, जिसके लिए आज हमारे साथ एक से बढ़ के एक विशेषज्ञ जुड़े हैं। चाहे हम बात करें राजनीतिक संगठनों की, छात्र संगठनों की, या फिर लीगल एडवाइजर की, या फिर यूजीसी के द्वारा जो विश्वविद्यालयों में खासकर उन जगहों पर जहां पर छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं वहां पर अपॉइंट किए गए छात्र प्रतिनिधि की थी। आइए इस चर्चा को शुरू करते हैं। और चूंकि सवाल हमारा पहला था कि मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होना चाहिए कि नहीं, सबसे पहले हम चलते हैं यूजीसी का द्वारा अपॉइंट किया गया था छात्र प्रतिनिधि का ओमकार अवस्थी जी के पास। आपसे मेरा सवाल है कि क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होना चाहिए? अगर हुआ तो इसके फायदे क्या होंगे, और नहीं हो रहा तो नुकसान क्या होंगे इसके? आपने पूछा कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए या फिर नहीं, तो मेरा मत है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। इससे लीडरशिप की भावना भी जागृत होती है। पर अगर इस डिबेट के बारे में मैं एक शब्द में अगर बोलना चाहूँ तो एक शब्द में अगर मैं बोलूँगा तो उसका अर्थ होगा सरोकार। सरोकार पर ही काम करने का हमारा लक्ष्य होता है कि किस प्रकार से हम विद्यार्थियों की समस्याओं का निराकरण अच्छे से कर पाएँ, चाहे वो फीस की समस्या हो, चाहे वो हॉस्टल की समस्या हो, या फिर अन्य समस्या हो जो विश्वविद्यालय के अंदर विद्यार्थियों को झेलनी पड़ती है। पर एक जब निर्वाचित हो जाता है कोई भी जो राजनेता होता है, छात्र नेता होता है, वो इसी शब्द को भूल जाता है, सरोकार पर काम नहीं करता है, जबकि अपनी व्यक्तिगत जो राजनीति है होती है उसको चमकाने लगता है बहुत ही आसानी से। और सबसे जो आपने बोला कि नुकसान क्या है, तो आज के समय में हम देखते हैं कि जो एक कंटेंट होता है ना, एक जुगाड़ जिसको हम बोलते हैं रील की जुगाड़, उसके लिए नेता बहुत ज्यादा अग्रसर हो चुके हैं बढ़ने के लिए। वो सोचते हैं कि किस प्रकार से उनको रोजाना एक ना एक रील की जुगाड़ मिल जाए। मतलब फुटेज की बात कर रहे हैं आप कि जो छात्र नेता है विश्वविद्यालय में या फिर कॉलेज संस्थानों में वो फुटेज के लिए काम कर रहे हैं अधिकतर। तो यहाँ पे हमारे साथ जो है, एक तरफ हमारे जो कांग्रेस है वो भी छात्र नेता से ही निकले हुए हैं और दो हमारे तरफ भी है। मैं आपके पास जाऊंगा एक बार। सर, आपसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि अभी जो यूजीसी की तरफ से अपॉइंट किए गए उनका आरोप यही है कि छात्र नेता जो है विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो फुटेज के लिए काम कर रहे हैं। क्या सही है क्या इस पे? बहुत से आज के समय में हम देखें तो छात्र नेता जो शब्द है, कहीं ना कहीं वो रील और फुटेज का ही शब्द में मानूंगा उसको, छात्र नेता का। और आज के समय में कितना तो बड़ा मतलब मीम कंटेंट है छात्र। नहीं, आप खुद पे आप खुद पे आरोप साबित कर रहा हूं, मैं पूरा वहां लेके नहीं जा रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं छात्र नेता वैसा शब्द है। पर वहीं उसके साथ साथ छात्रों की जो समस्या है उसको उठाने का माध्यम ये छात्र नेता ही हो सकता है। और ये रील और फुटेज की बात नहीं है, कई ऐसे संगठन हैं जो सतत कार्य कर रहे हैं, जिनको केवल छात्र की समस्या नहीं पर छात्र में के क्या गतिविधियां हो रही हैं, क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, उनसे भी लेना देना है, ना कि केवल छात्र की समस्या से। चलिए बिल्कुल, मैं वापस से आपके पास आने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ
छात्र नेता से ही निकले हुए हैं और आज कांग्रेस के अंदर है। माइक जरा उनके पास शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे आप। सर एक बात बताइए कि बात यहाँ पे हो रही है कि छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा मध्य प्रदेश के अंदर। एक तरफ देखते हैं कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव छात्र संघ नेता से ही निकलते हैं और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर आपकी भी बात करें तो आप भी पहले छात्र संघ में थे, छात्र प्रतिनिधि थे, छात्र नेता थे और आज आप भी कांग्रेस से बड़े पदाधिकारी हैं। तो क्या ये ऐसा तो नहीं है कि कहीं युवाओं की भागीदारी लोकतंत्र में कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? ये पहले से सोची सजी साजिश हो, जिस तरीके से विपक्ष बार बार आरोप लगाता रहा है। देखिए, ये छात्र हित की बात है और मेरा मानना है कि पूरे वैश्विक स्तर पर जो हमारा हिंदुस्तान है तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। और लोकतंत्र तभी सुदृढ़ होता है और मजबूत होता है जब लोकतंत्र के अंदर निवास करने वाले लोगों के मन में जो भावना हो कि आप सत्ताधीशों से और सरकारों से और अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप सवाल पूछ पाओ, तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। कई ऐसे आजादी से पहले भी आंदोलन हुए, चाहे 1919 हो, सबने अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, जब शुरुआत हुई थी उस दौर में भी लाला लाजपत राय, पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने खुद विद्यार्थियों को आह्वान किया था कि आप आओ, इस आंदोलन का एक हिस्सा बनो, क्योंकि कहीं न कहीं एक जो छात्र होते हैं, छात्र लीडरशिप होती है, वो मेरा मानना है कि वो एक नींव होती है। ये जो एक बड़ी इमारत जो हम तैयार करने की बात कर रहे हैं, अगर हमारी नींव कमजोर रहेगी तो इमारत कब ढह जाए कोई, और वो इमारत है हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था। और लोकतंत्र के अंदर यही पीढ़ी, अगर चुनाव बंद है तो यही पीढ़ी, क्योंकि उनके अंदर न तो लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप हो पा रही है और न उनके अंदर भी, भाई साहब ने बोला कि रील्स बनाने वाली जो अभी प्रथा चल गई है, तो मैं उससे सहमत हूँ। तो रील्स बनाओ, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, हमारी सरकारें विपक्ष आज इसी हिसाब से चल रही है। लेकिन जो मेन मुद्दा है कि जो आज की हमारी पीढ़ी है, जो कल को जो है सर्वोच्च सदनों में जाकर देश का और प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो मेरा मानना है कि अगर ऐसे लोग जो एक पैराशूट पाइप वाले होते हैं, जिनको लीडरशिप के बारे में नहीं पता, जिनको जनता के बीच में जाना है, उनकी क्या समस्या है उस विषय में नहीं पता, जिन छात्रों को आज हमें तैयार करना चाहिए, वही छात्र कल को विधानसभा में विधायक बनेगा, वही सांसद बनेगा, वही राज्यसभा में जाएगा, वही कानून बनाएगा। अगर उन विद्यार्थियों को लीडरशिप क्वालिटी ही नहीं है, उनकी जो एक क्षमता है वही डेवलप नहीं हो पा रही है, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा छल है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। और जो उनकी योग्यता है, जो राजनीति, क्योंकि लोकतंत्र में अगर आप राजनीति में सरोकार नहीं करते, आप लोकतंत्र के हो ही नहीं सकते। और रही बात हमारे मुख्यमंत्री की, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, अभी वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हो शिवराज सिंह चौहान, उन्हीं के शासनकाल में, जबकि वो खुद छात्र नेता के तौर पर उभर के आए, बड़े बड़े पदों पर रहे और उन्हीं के शासनकाल में छात्र संघ चुनाव को चला गया। डॉक्टर मोहन यादव भी छात्र संघ के नेता रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने, उनका एक बयान था कि आज की जो पीढ़ी है, उनके राजनीति में जो है इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है। राजनीति में इंटरेस्ट कब होगी जब आप आज की पीढ़ी को उससे सरोकार करवाओ, उन्हें बताओगे, उन्हें एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करोगे। तो मोहन यादव का बोलना है कि हम ये जो सांगीतनिक विद्यालय है, उनमें उन छात्रों को कैसे राजनीति से जोड़ा जाए, कैसे विधायक बने, सांसद बने, महापौर बने, उस चीज की शिक्षा देंगे। तो ये एक बहरूपिया वाला बयान। चलिए ठीक है, मैं एक बार फिर से, अच्छा देखिए जिस तरीके से बात की जा रही है, चाहे मध्य प्रदेश में पहले भी छात्र संघ चुनाव होता था, लेकिन इसमें एक जो घटना आती है कि जब प्रोफेसर साबरवाल की जो घटना हुई थी, हिंसक घटना हुई, तो उसके बाद से कहा जाता सरकार की तरफ से कि छात्र संघ जो चुनाव था वो रोक दिया गया था। तो इस पर आप क्या मानते हैं कि आज देखिए इस घटना को आज हुए बहुत समय हो चुका है, आज चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे अन्य जगहों की बात करें, राज्यों की बात करें, वहां पे भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं, लेकिन वहां पर भी छात्र संघ चुनाव हो रहा है। तो आखिर मध्य प्रदेश में इस पुरानी घटना को लेकर के चले रहना और उस पर चुनाव न करना, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आप लीगल एडवाइजर है, मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा कि एक तरफ जो है चाहे विश्वविद्यालयों की बात करें, चाहे कॉलेज प्रशासन की बात करें, वो विद्यार्थियों से छात्र संघ चुनाव के नाम पे फीस लेती है। तो फिर छात्र संघ चुनाव वहां पे न कराना, क्या आपको लगता है कि विद्यार्थियों के हित के खिलाफ वो काम कर रही है या फिर विद्यार्थियों के पक्ष में काम नहीं हो रहा है? बिल्कुल, सरकारें जो है आज के छात्र चुनाव जो बंद किया गया है, उसके अनेक लगाव करेंगे, है ना। और जैसे जब आपने कहा कि लोग इस समिति के बारे में आपने पूछा, तो नहीं, मेरा सवाल ये था कि बात बताइए जिस तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन हो गया, चाहे कॉलेज की हो गए, तो वो विद्यार्थियों से छात्र संघ चुनाव के नाम पे फीस लेती है, लेकिन चुनाव नहीं कराया जा रहा। तो फिर इसका मतलब चुनाव नहीं करवा रहा तो फिर फीस मत लीजिए, ये तो विद्यार्थियों के साथ गलत हुआ ना। तो मैं ये सवाल ये है कि
उस चीज को लेकर के जो पुरानी घटनाओं से जोड़ रहे हैं आप, वो तो पहले के आप नहीं करा रहे, ठीक है नहीं करा रहे, उसके एक फैक्टर, लेकिन आप फिर चुनाव के नाम पर फीस क्यों ले रहे विद्यार्थियों से? बिल्कुल, देखिए क्या है कि यदि पहले यदि कुछ घटना घटी हुई है, जैसे कि अगर हम कहें प्रोफेसर सोबरवाल जो की घटना घटी है, उसके आधार पर क्या हुआ कि छात्र संघ चुनाव जो बंद कर दिए गए, तो मैं ये कहना चाहूंगा यदि एक घटना के आधार पर यदि आप शासन चुनाव बंद कर देंगे तो कहीं भी औचित्य नहीं है। जैसे कि हमने देखा है कि भाई विधानसभा है, लोकसभा है या फिर राज्यसभा है, वहां पे भी क्या होता है कि भाई कई हिंसात्मक टिप्पणियां होती है, कई बातें होती है, लेकिन उसके आधार पर आप ये चुनाव तो बंद नहीं कर सकते। वैसे ही यदि हम कहें तो हम छात्र चुनाव क्यों बंद करें, उसका कोई औचित्य नहीं है। अच्छा, आपने अभी जो है लिंग दो समिति की बात करी थी, बहुत सारे हमारे ऑडियंस है लिंग दो समिति को पूरे अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं, क्योंकि ये बहुत पहले 2005 में आया, उसके बाद से इसमें बदलाव होते गए, बहुत सारे संशोधन हुए। तो आखिर ये लिंग दो समिति है थी क्या, और इसके फायदे क्या थे, और इसको किस तरीके से आज विद्यार्थियों के जो हित के लिए बनाया गया था, छात्र नेताओं के हित के लिए बनाया गया था, उसका दुरुपयोग विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहे हैं? देखिए क्या है कि सदियों से विश्वविद्यालय विद्यालयों में छात्र संघ चुनाव होते रहे हैं, तो क्या होता था कि छात्र संघ चुनाव में कई हिंसा होती थी, धन बल का उपयोग किया जाता था, कई मन बल का उपयोग किया जाता था, है ना। तो क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा निर्देश जारी किया था 2005 में, राइट। अब उस दिशा निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन तय की थी कि ये जो लिंग दो समिति उसका निर्माण किया जाए, और उसने इस समिति में ये अपनी रूपरेखा तैयार की थी कि इसके आधार पे भाई किनको चुनाव में लिया जाना चाहिए, उसकी क्या योग्यता होना चाहिए और किस आधार पे लिया जाना चाहिए। तो ये तो उसका बेसिक उद्देश्य था जो कि 2005 में निर्माण किया गया था सुप्रीम कोर्ट के उसके निर्देश पर। अब इसके फायदे क्या है कि भाई समिति जब बनी तो समिति बनने के साथ साथ कई नियम भी बनाए गए, रेगुलेशन भी बनाए गए, राइट। जैसे कि भाई धन बल का उपयोग ना हो, हिंसा ना हो, है ना, और कई बहुत सारे क्राइटेरिया सेट किए जिनके आधार पे, जैसे हम कहीं कोई एग्जाम देते हैं उसके क्वालिफिकेशन तैयार किए गए, तो उसी आधार पे कैंडिडेट को सिलेक्ट करने की योग्यताएं तैयार की गई। तो उस आधार पे ये चीजें तो ठीक है कि भाई आपने योग्यताएं तैयार कर दी, धन बल का उपयोग कम होगा, है ना, हिंसा कम होगी, सारी चीजें होगी, लेकिन इसके कई नुकसान भी रहे। नुकसान कैसे रहे कि भाई जैसे ही जमीनी स्तर पे जो कई छात्र जो उठ के आते हैं, निकल के आते हैं, असल में क्या है कि छात्र संघ चुनाव जो है वो मैं ये कहूँ लोकतंत्र की एक नर्सरी है। अब यदि आप वहीं पर नहीं सीख पाएंगे तो आप लोकतंत्र में अपना पक्ष कैसे रख पाएंगे? यदि आपको आपका ग्राउंड या आपका बेस यदि मजबूत नहीं करने दिया जाएगा तो आप अपना पक्ष कैसे रखेंगे? चलिए बिल्कुल, मैं आपके पास फिर से आने की कोशिश करूंगा। एक बात बताइए कि अभी आपने कहा कि छात्र संघ चुनाव जो है, ठीक है, वो विद्यार्थियों के हित के लिए नहीं चल रहा है। अगर इस तरीके से चलते रहा तो वो लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा। मैं आपके पास जाना चाहूंगा कि विपक्ष लगातार जो ये आरोप लगाते रहा है कि छात्र संघ चुनाव जो है वो नहीं कराने का कारण यह है कि विद्यार्थियों को लोकतंत्र में भागीदारता नहीं मिल रही है, ठीक है। तो क्या इसलिए नहीं हो रहा कि सरकार के खिलाफ छात्र असंतोष बढ़ जाएगा? क्या सरकार इसलिए डर रही है क्या? देखिए, मैं स्पष्ट एक ही शब्द बोलना चाहूंगा कि अगर ट्रेन के साथ हादसा हो रहा है तो हम ट्रेन नहीं बंद कर सकते। हम हादसे को कैसे कंट्रोल करें और उसमें क्या सुधार करें, ये हमारा विषय होना चाहिए। और जो मूल विचार है सत्ताधीशों का और सरकारों का, स्पष्ट तौर पर ये सरकारें और सत्ताधीश बिल्कुल चाहते नहीं है कि आज की जो पीढ़ी है, आज की जो छात्र हैं, युवा हैं, उनमें नेता बनने के गुण हो, वो नेता बन पाए, उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी मेंटेन हो। क्योंकि अगर आज की पीढ़ी में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी तो वो सत्ता से और गलत के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ वो आवाज उठाएगा और सवाल पूछेगा किससे? जो सत्ताधीश बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकारें, उनमें डर है कि अगर आज की पीढ़ी राजनीति में सक्रिय हुई, आज के युवा सक्रिय हुए, तो जो इनकी नाकामी है, जो गलत व्यवस्थाएं चल रही हैं, उन पे वो सवाल करेगा, लड़ाएगा, रोड पे आएगा, आंदोलन करेगा। तो ये जो सरकारें हैं वो खुद जो चुन के आए हो छात्र नेता से, और वही चुनने के बाद आज इतने बड़े पद पे बैठे हैं और छात्रों के साथ जो इतना बड़ा अन्याय करें, मुझे लगता है कि इनका एक बहरूपियापन है। मंच पर कुछ और बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में छात्र हित की बात है। आप चुनाव कराइए, छात्र जो हमारी पीढ़ी जो कल को देश चलाने वाली है, बड़े बड़े सदनों में जाने वाली है, आप उनके जो है योग्यता और अनुभव को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा स्पष्ट तौर पर बोलना है कि आने वाले समय में अगर आप सच में ये चाहते हैं कि देश का युवा आगे बढ़े, क्योंकि देश का जो युवा होता है, छात्र है, वही कल न कहीं जो है देश के भविष्य का निर्धारण करेगा कि हमारा देश किस दिशा में जाएगा। और लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर मानते हो कि कायम होनी चाहिए तो छात्र संघ चुनाव आवश्यक रूप से कराया जाना चाहिए। अभी जो है हम भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में, और भोपाल तो झीलों की नगरी कहा जाता है, हृदय भी कह सकते हैं।
तो क्या आपको ये लगता है कि इस हृदय की धड़कन को तेज करने के लिए, क्योंकि देखिए युवा कहते हैं कि जो युवा है वो देश का निर्माता होगा, तो इसको तेज करने के लिए हमें छात्र संघ चुनाव कराना आवश्यक है। आपको क्या लगता है? देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार जो है विद्यार्थियों के हित के लिए काम करती रही, तो आखिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या सोचती है कि सरकार जो है वो छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं करा रही है? जी देखिए बिल्कुल छात्र संघ चुनावों को बहाल करना चाहिए, और उसके लिए अगर कोई लड़ रहा है तो मैं कहूँगा वो भी एकमात्र विश्व का छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही लड़ रही है। चूंकि आपने झीलों की नगरी का जिक्र किया तो मैं आपके समक्ष उस उदाहरण भी पेश करना चाहूंगा। चाहे हमारे प्रदेश का एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हो, वहां भी मैं को गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूं, क्योंकि वहां भी हमने एक स्वर्णिम अध्याय दर्ज किया है। मैं बात करूं अगर देखा जाए एमवीएम महाविद्यालय में, जहां आज हमारे प्रदेश में देखा जाए तो ऐसे किस्से भी आ रहे हैं कि कॉलेजों की जमीन पर कब्जे हो रहे हैं, और वो भी सरकार के अन्य विभाग कर रहे हैं। जैसे टूरिज्म डिपार्टमेंट वहां होटल बनाना चाह रहा है, उसके लिए भी कोई लड़ रहा है, तो वह इस विश्व का एकमात्र छात्र संगठन विद्यार्थी परिषद लड़ रहा है। ऐसे अनेक उदाहरण मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं, और विद्यार्थी परिषद का बिल्कुल ये मत है कि मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द बहाल होने चाहिए। सवाल तो वही है ना। देखिए उसकी चीज और मैं आपसे, आपने बोला कि विद्यार्थी परिषद काम कर रही है, यहाँ एक तरफ हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्य करता है, दूसरी तरफ हमारे साथ एनएसयूआई के हैं। मैं दोनों के पास आने की कोशिश करूंगा, दोनों को, क्योंकि देखिए हमारे पास दर्शकों के सवाल है सबसे बड़ा। कुछ दिनों पहले सर मध्य प्रदेश में एक शिक्षण संस्थान में एक एनएसयूआई कार्यकर्ता के ऊपर ऐसा डाला गया कि उन्हें फ्रॉड किया, बहुत बड़ा एक मनी लॉन्ड्रिंग का आप कह सकते हैं कि घोटाला था। तो जब एक प्रतिनिधि छात्र संघ छात्र नेता जो है वो ऐसा कर रहा है, तो विद्यार्थियों के ऊपर क्या जाएगा, इसका इम्पैक्ट क्या जाएगा? क्या विद्यार्थी? देखिए मैं इस सवाल का बिल्कुल जवाब दूंगा। उससे पहले मैं, जैसे भाई साहब ने बोला, आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने सरकार को ही आईना दिखाने का कार्य किया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन, आपने कहा अपनी सरकार को, नहीं मैं बिल्कुल धन्यवाद दूंगा कि आईना दिखाने का जो एक मिनट क्या इन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। उन्होंने कहा, आरोप लगाया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीजेपी को सपोर्ट करती है, क्या सही है क्या? नहीं भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन है कि नहीं? नहीं, स्पष्ट रूप से तो नहीं है। हाँ आप बताइए। और वैचारिक सम्मिलितता हो सकती है, पर इधर कहीं भी शिक्षा व्यवस्था में कोई त्रुटि आती है तो उसको सबसे पहले आईना दिखाने का काम जो विद्यार्थी परिषद करता है। छात्र संघ वाला विषय आपका चल रहा है, छात्र संघ वाले विषय को लेकर अभी हम डबरा में अपना अधिवेशन समापन करके आ रहे हैं। हमारे प्रांत मंत्री ने स्पष्ट रूप से खुला अधिवेशन से कहा है कि यदि छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द बहाल नहीं किए गए तो मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन करने वाला छात्र संगठन ये सबसे पहले विद्यार्थी। मतलब आप साथ में खड़े रहेंगे छात्र संघ चुनाव के लिए? मतलब आप एक चीज ये मान रहे हैं कि सरकार छात्र हितों में काम नहीं कर रही है? हम ये नहीं कहा कि सरकार नहीं ये बिल्कुल नहीं। आप चुनाव छात्र संघ सरकार छात्र हित में काम नहीं कर रही है। दमन है, छात्र संघ चुनाव न कराना ये छात्र प्रतिनिधित्व का दमन है। हाँ। इसको कराने के लिए मुख्यमंत्री के द्वार पे भी खड़े रहेंगे, और 2017 में भी जब छात्र संघ चुनाव हुए तो उसके पहले विद्यार्थी परिषद ने बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री आवास पे घेराव किया था, और दोबारा उसको करने के लिए हम तैयार हैं। और हम इस बार कोई अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग विद्यार्थी परिषद लगातार बुलंद कर रही है, प्रस्तावों से बुलंद कर रही है, खुले मंचों से बुलंद कर रही है। और आंदोलन करने की हमारी एक पद्धति है, पहले निवेदन, फिर ज्ञापन, फिर आंदोलन, और उससे भी नहीं हो तो धनादन। तो चारों स्तर पे काम करने की विद्यार्थी परिषद तैयार है। देखिए आपने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि कहीं न कहीं सरकार छात्र विरोधी है, जो छात्रों को आगे बढ़ना नहीं। अगर सरकार छात्रों के हित में होती तो छात्र संघ चुनाव 2017 के बाद आज तक बहाल हो गए होते। कितने आंदोलन हुए, कितने प्रदर्शन हुए। सरकार छात्र विरोधी नहीं है। अगर मैं बताऊं, अंतिम बार मध्य प्रदेश में 2017 में छात्र संघ चुनाव हुए थे, अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुए थे। उस समय भी भाजपा की सरकार ने चुनाव कराए थे। आपकी 15 महीने की सरकार आई, उसमें क्यों नहीं कराया? नहीं आपको बताना चाहूंगा, विद्यार्थी परिषद तो किसी पार्टी से एफिलिएशन नहीं रखती है, पर एनएसयूआई तो बिल्कुल रखती है। बिल्कुल हमारा संगठन है, बिल्कुल आपका संगठन है। हाँ? तो हम तो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के कार्य नहीं दलगत। आप एक बार बताइए, 17 से चुनाव बंद है, आप छात्र हित की बात करते हैं, और सरकार अगर छात्र हित की बात करती तो छात्र संघ चुनाव पर स्टे हटा देती। और अगर 2017 से आज तक आप जितने 17 से शिवराज सिंह भी रहे, अभी डॉक्टर मोहन यादव है,
आप छात्र हितों को लेकर कितनी बार उनके साथ मिलने गए, प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, और आपका कहां कहां क्या प्रक्रिया प्रोग्राम हुआ? देखिए, मेरे को लगता है आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। नहीं, आप बताइए ना, सब ऑडियंस सुनेगी। इतने विषयों को लेकर हम मुख्यमंत्री निवास भी गिर चुके हैं। आपने आरजीपी का शायद प्रदर्शन नहीं देखा, उसको बिल्कुल बिल्कुल देखा है। निवास गिरा। जिस विषय पे लगता है विद्यार्थी परिषद को कि जिस मंत्री का या जिसको गिरना पड़ेगा, उसको विद्यार्थी परिषद छात्र हित और राष्ट्र में गिरती है, और इसका इतिहास है। आपने एक शब्द और बोला था कि हमारी विचारधारा एक है, आपकी एबीवीपी की और इनकी विचारधारा एक है। मुद्दे से भटक रहे हैं, मैं मुद्दे पे आने की कोशिश करूंगा। सर, अभी दोनों ने इन्होंने भी कहा कि विद्यार्थी संगठन जो है, अभी का जो अधिवेशन हुआ था, वहां पर अधिवेशन बताइए कि 2026 में ये लोग अगर चुनाव नहीं होता है तो घेराव करेंगे, अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। सर, हाई कोर्ट का भी जवाब आ चुका है, इस पर हाई कोर्ट ने भी सरकार जवाब मांगा, तो क्या लग रहा है कि 2026 में चुनाव हो जाएगा छात्र संघ? देखिए, हाईकोर्ट का जो सूखा चला आ रहा है, क्या 2026 में वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा? नहीं, देखिए, हाईकोर्ट का भी मेयरली सरकार के पास नोटिस गया हुआ है, राइट। इसका मतलब ये नहीं होगा सरकार चुनाव कराने के तत्पर है। सरकार जनरली इस चीज को डिले ही करती है। नोटिस का रिप्लाई देना या फिर नोटिस में कोई उसका ऐसा रिस्पॉन्स देना या फिर हाईकोर्ट में अपनी पिटीशन या इनके या जो भी रेट लगी हुई है उस पर रिप्लाई करना, सरकार इतना जल्दी कोई वो नहीं लेगी, डिसीजन लेगी, क्योंकि उनको पता है कि यदि सरकार छात्र संघ चुनाव यदि हो गए हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों पर इम्पेक्ट पड़ता है। जैसे क्या? जैसे कि मैं ये कहूँ कि आजकल यदि देखा जाए तो आजकल की जो राजनीति है वो जो राजनीति का जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। भाई, छात्र संघ चुनाव जो होते हैं उसमें होता क्या है कि भाई कोई भी ग्राउंड लेवल का व्यक्ति जिसके अंदर काबिलियत है, ठीक है, वो चुनाव में अपने विश्वविद्यालय में अपनी काबिलियत के तौर पर चुनाव जीतता है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कुछ समिति जिनका निर्माण किया गया, जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव, जिनका रेगुलेशन किनके हाथ में, सरकार में है। यदि वही सिकंजा कस के बैठी है तो ये तो राइट का इनका वोलेट है कि नहीं, और यदि वही वो सारी चीजें करती रहेगी तो फिर सरकार उस चीज का रिस्पॉन्स कैसे देगी, राइट। चलिए, मैं एक बार मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। देखिए, आप भी यहाँ पे हमारे छात्र संगठन के हैं, ये भी है, ओंकार अवस्थी जी भी है। सवाल मेरा आप सभी भी इससे जुड़े होंगे। छात्र जो नेता होते हैं वो विद्यार्थियों के हित के लिए काम करते हैं, और जब आप विद्यार्थियों के हित के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आप प्रशासन के खिलाफ खड़े होंगे। जब विद्यार्थी प्रशासन के खिलाफ खड़े होते हैं तो क्या किया जाता है उनके नाम पे? उन्हें जो उनकी परीक्षाएं होती है उससे वंचित कर दिया जाता है। और आपकी अभी आप बात कर रहे थे, वो जो समिति की हम बात कर रहे थे, समिति की, उसमें ये कर दिया है कि अगर विद्यार्थी का एक भी बैक लगा तो वो छात्र संघ चुनाव नहीं लड़ सकता। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो छात्र संघ जो ये बना था, अपना ये अधिनियम बना था, समिति बनी थी, इसने जो सिफारिशें की थी ये विद्यार्थियों के हित के लिए था, ये छात्र संघ चुनाव सही से करवाने के लिए था, छात्र नेताओं के हित के लिए था। तो प्रशासन इसका गलत इस्तेमाल कर रही है। इसका बहुत अच्छी तरीके से गलत इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि मैं अपने खुले शब्दों में ये कहना चाहूंगा मंच से कि किसी की योग्यता आप किसी शैक्षणिक योग्यता से डिसाइड नहीं कर सकते। हमारे विद्यार्थियों के पास उस समय क्या करा? आपने तो साफ साफ एकदम सही करने बोल दिया कि गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो इन नेताओं के पास क्या उपाय है? आखिर वो कैसे कर? देखिए, हमारा लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल। सबसे ऊपर कौन है? हमारा कानून, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल। हाई कोर्ट। तो ये नेता किसके पास जाएंगे? आप लोगों के पास, बिल्कुल। आखिर नेताओं के पास, या फिर छात्र नेता हो गए, छात्र प्रतिनिधि हो गए, इनके पास क्या उपाय है? इनके पास उपाय है ना कि जाके हाई कोर्ट में पीआई फाइल करें, रिट पिटीशन फाइल करें, और अपने तारीख पे तारीख, जैसे मूवी का डायलॉग था कि तारीख पे तारीख। नहीं, देखिए, उस तारीख पे तारीख को समझने के लिए आपको जुडिक्शन समझना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ तारीख पे तारीख, मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई यदि आप कोर्ट में यदि केसेस की पेंडिंग से देखें ना, तो आप अगर इसका मैं कहूँ इसका जो स्टेबलाइजमेंट होता है जजेस का, वो उसकी नियुक्ति कौन करता है? भाई हमारी ये एडमिनिस्ट्रेटिव ही करती है, हमारे सारे जो गवर्नमेंट के पार्ट यही करते हैं, राइट। यदि आप उन्हीं को टाइम टू टाइम नियुक्त करेंगे तो जितने भी केसेस हमारे वो पेंडिंग है वो सब डिसाइड होंगे, राइट। और यदि वो डिसाइड, उनकी नियुक्ति नहीं होगी, डिसाइड नहीं होंगे, तो फिर आपको तारीख पर तारीख क्यों मिलती है? उसका कारण ये है कि मैं बता देता हूँ आपको, तारीख पर तारीख का सबसे बेसिक जो रीजन है वो ये है कि केसेस की लिस्टेज ये इतने होते हैं कि एक 24 घंटे के अंदर आपको इतने केस डिसाइड करना बहुत आसान नहीं होता। दैट्स वाई हमें क्या होता है कि आज के जो केस होल्ड है उनको शिफ्ट करना पड़ता है, राइट। तो उसको हम नेक्स्ट डेट पे सुनेंगे। तो तारीख, मैं मुद्दे से हम लोग भटक रहे हैं। सवाल ये था कि विद्यार्थियों के पास क्या है, और अगर ये गलत जब हो रहा है, जो समिति बनाई गई थी छात्र संघ नेताओं की हितों के लिए, छात्र नेताओं के लिए, जब उसका दुरुपयोग हो रहा है तो इस पर कानून क्यों नहीं कुछ कर रहा? वो समिति दोबारा क्यों नहीं इस पर काम करने की कोशिश कर रही है? देखिए, समिति इस पर दोबारा काम करने की कोशिश इसलिए नहीं कर रही है
कि समिति अभी मैं फिर वही उसी पॉइंट पे आऊंगा, क्योंकि मैं लिटिगेशन वाला हूं, तो मैं वही बात करूंगा कि जब तक सुमोटो कॉग्निजेंस कोर्ट ही लेता है, राइट। और सुमोटो कॉग्निजेंस कैसे लेता है कि भाई अगर कुछ गलत हो रहा है तो गलत कोर्ट जाके नहीं देखती है, ऑन द इंसिडेंट ऑफ द वहां पे कोर्ट वहां पे रहता नहीं है, राइट। लेकिन क्या होता है कि वहां से जो रिपोर्ट्स बनती है, ग्राउंड रिपोर्ट बनती है, वो कहाँ पे सबमिट की जाती है, कोर्ट के अंदर। यदि रिपोर्ट ही फेब्रिकेटेड हो जाएगी, राइट, कि भाई हो क्या रहा है लेकिन दिखाया क्या जा रहा है, तो फिर उसमें कानून क्या कर सकता है। चलिए बिल्कुल, मैं ओंकार अवस्थी जी आपके पास जाने की कोशिश करूंगा, आप माइक पकड़े जी। जिस तरीके से जहां पर छात्र संघ चुनाव नहीं होता वहां पर यूसी ने एक लागू किया कि विद्यार्थियों का जो प्रशासन है वो विद्यार्थियों का एक प्रतिनिधि चुनेगा और वो विद्यार्थियों के हित के लिए काम करेगा। बिल्कुल। तो आखिर इस चुनने की पूरी क्राइटेरिया क्या थी, किन बच्चों को ये मौका दिया जाता था? जी, छात्र शिकायत निवारण समिति एक नियम है यूजीसी का, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी जो शिक्षा में, खेल कूद में और तमाम जो विश्वविद्यालय की सक्रियता होती है अलग अलग इवेंटों को लेके, उनमें सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं, उनमें से एक विद्यार्थी को चुना जाता है, जिसको विश्वविद्यालय की जो एक आंतरिक समिति होती है, उसमें कुलगुरु होते हैं, उसमें विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स होते हैं, विभागाध्यक्ष होते हैं, एक पूरी टीम होती है। वो एक विद्यार्थी को चुनते हैं और वो विद्यार्थी 1 वर्ष तक उस समिति में रह सकता है। मैंने 1 वर्ष तक उसमें काम किया और उसके बाद उसमें नियम ये रहता है कि कोई भी विद्यार्थी जो चाहता है, जिसको कोई समस्या होती है, वो उसमें आवेदन देता है। 15 दिन तक का नियम है। 15 दिन तक यदि कोई भी निराकरण नहीं होता उस समस्या का, तो वो सीधे तौर पर लोकपाल को अपील कर सकता है और लोकपाल फिर उसका निराकरण करता है। तो ये जो वैकल्पिक तरीका सरकार के द्वारा बनाया गया है, मतलब अगर सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं करवा पा रही है तो कहीं ना कहीं एक और उन्होंने तरीका इसको भी बना के रखा है। छात्र संघ चुनाव हो, ये मेरी राय है, व्यक्तिगत मेरा मत है कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, पर अगर नहीं हो रहा है तो प्रत्येक विश्वविद्यालय में शासकीय रूप से एक ये नियम बनाया गया है कि 1 वर्ष तक एक विद्यार्थी रहेगा। बिल्कुल, मैं आपसे एक बार फिर से आपके सवालों पर बात करना चाहूंगा। आपने कहा कि वो जो चुना जाता है वो विश्वविद्यालय प्रशासन या फिर शिक्षा संस्थान खुद ही प्रशासन चुनता है। एक बात बताइए, क्या कभी चोर चोर को चोर बोलेगा? चोर कभी चोर को चोर बोलेगा? नहीं, चोर जब वो छात्र नेता या फिर छात्र प्रतिनिधि विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से चुना जाएगा, तो क्या विश्वविद्यालय प्रशासन सच में या फिर वो छात्र नेता विद्यार्थियों के हित के लिए काम करने की कोशिश करेगा? बिल्कुल ठीक बोला आपने। अगर आपको लगता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन उसमें कहीं ना कहीं पक्षपात करता है, इसलिए तो लोकपाल को लाया गया है। अगर 15 दिन तक निराकरण नहीं होता तो वो अपील कर देगा लोकपाल के पास सीधे तौर पे। तो होता क्या है, हम तो देखते हैं सारे छात्र नेता कई दिन धरने में बैठे होते हैं, क्या होता है, लाठियां चलाई जाती है उन पर, कई दिन ये लोग अपने खून से पत्र लिखते हैं, और होता क्या निराकरण? नहीं, निराकरण तो होता है ना, निराकरण क्यों नहीं? जैसे आपने इसमें लोकपाल का कहा, लोकपाल की तो नियुक्ति ही नहीं होती। जैसे आप समिति वाला विषय लेके आए, एक अच्छा विषय मैं उसमें जोड़ते हुए कहना चाहूंगा जी। हम लगातार बात कर रहे हैं सरकार इसमें छात्र संघ चुनाव नहीं कर रही जी, पर ये जो समिति आपने वाला विषय जोड़ा, इसमें छात्र संघ चुनाव कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये सरकार की है जी। पर उसके साथ उसमें 2 कड़ियां और जी, प्रशासनिक व्यवस्था भी उसमें कड़ी है जी। और हमारे शिक्षा के जो कुलपति, कुलगुरु और जो प्राध्यापक है ये भी उसमें कड़ी जी। और इनका छात्रों में हमको यही से देखने मिलता है। जब लोग अकेले एक कमेटी नहीं, ये आप जिस कमेटी की बात कर रहे थे मेरे हिसाब से आप IQAC कमेटी की बात कर रहे थे, जगह जगह IQAC कमेटी, ग्रीवेंस सेल जी, IQAC कमेटी है जी। साथ ही साथ कई विश्वविद्यालय में बोर्ड ऑफ स्टडीज भी होता है जी। कि कई जगह आपको करिकुलम निर्धारित करना है तो उसमें भी आपको छात्र की आवश्यकता है। छात्र बताएगा कि उसको नए नए स्किल्स की जरूरत है, किन कोर्सेज की आवश्यकता है। जी। कई विश्वविद्यालयों में बोर्ड ऑफ स्टडीज तक में छात्रों की नहीं नियुक्ति हो पाती है, तो जी। साफ साफ आपको दिख रहा है कि आप कह रहे थे चोर चोर को चोर नहीं कह सकता जी। पर हम तो कह रहे हैं कि वो तो चाहते ही नहीं कि कोई व्यक्ति ऐसा आए जिसको पास ऐसी सोचने का दूसरा ऑप्शन भी हो कि मैं इसको चोर कह सकता हूँ या नहीं कह सकता हूँ। लगातार विश्वविद्यालयों की स्थिति यहाँ पर अकेले में इसमें सरकार को दोष नहीं दूंगा, कुलपतियों ने, कुलगुरुओं ने, कई जो रजिस्ट्रार ने, HODs ने, प्राध्यापकों ने विश्वविद्यालयों की ऐसी खराब स्थिति कर रखी है कि वो नहीं चाहते कि छात्र प्रतिनिधित्व ये बड़े वो पहुंचे और उनके ऊपर सवाल करें। मैं इस बात में आपके साथ सहमति रखता हूँ। आपने कहा नहीं चाहते कि छात्रों पे सवाल उठे, आपकी बात बिल्कुल सही है कि केवल इन समितियों से नहीं होगा। जब तक छात्र प्रतिनिधित्व ये छात्रों के द्वारा चुनकर नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। पर उसको लेकर मैं यही कहना चाहूंगा कि चुनाव हो चाहे नहीं हो, विद्यार्थी परिषद लगातार कैंपसेज में
आंदोलन करती है, लगातार जी, करती है। ओंकार जी, आप अपनी बात कंप्लीट करके आप कुछ बता रहे थे। जी, उसके बाद जब 15 दिन तक अगर कोई भी निराकरण नहीं होता है तो अपील करता है लोकपाल के पास विद्यार्थी। तो वही तो इन्होंने कहा कि लोकपाल ही नहीं है वहाँ पे। नहीं, जहां पर लोकपाल नहीं है वहां पर आपके पास लॉ है ना, आप वहां पर मुहिम छेड़िए कि क्यों लोकपाल नहीं है। हमारे यहाँ तो लोकपाल है। सर, फिर से हमारे वही आ गए ना कि वही तो धरने पे आ गए। तो हमा- धरने किया क्या जा रहा है? नहीं, जो नियम है ना, हर जगह धरने करने की आवश्यकता भी नहीं है। आप लॉ है ना, नियम है, उस आवेदन दीजिए, बात रखिए अपनी, हर जगह धरना करने की आवश्यकता नहीं। वो जिस पद पर आसीन है और उस पद पर बैठने के बाद अगर उस पद के अनुरूप अगर कार्य नहीं कर रहे हो तो हम उसके विरोधी हैं। हम व्यक्तिगत आपके विरोधी नहीं है। अगर कुलपति हमारा अनैतिक कार्य कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, वहां पर शिक्षण संस्थान में जो व्यवस्थाएं हैं वो उसके विश्वविद्यालय के अनुरूप नहीं चला पा रहे हैं, तो हम उस पद पर बैठने के आप लायक हो, हम उस व्यवस्था के खिलाफ हैं। हम उस व्यवस्था पर कालिक पोत रहे हैं। और जब रही बात, आप बोल रहे हैं गुरुजनों का सम्मान, बिल्कुल गुरुओं का सम्मान है। ईश्वर भी बोलते हैं अगर ईश्वर और गुरु सामने खड़ा हो तो ऊपर वाले भी बोलते हैं सबसे पहले चरण वंदना करना हो गुरु की करो। लेकिन अगर जब रक्षक ही भक्षक बन जाए उस समय पे आप क्या करेंगे? मतलब आप ये कह रहे हैं कि सम्मान के मैं ये बोल रहा हूँ, छात्रों ने चुना है। अगर मैं बिल्कुल सुनिए, मुझे छात्रों ने चुना है। मैं छात्रों का नेतृत्व करता हूं, न कि विश्वविद्यालय का, उन प्रोफेसरों का या जितने भी स्टाफ के हैं। मुझे छात्रों ने चुना है। अगर छात्रों की समस्याओं को लेकर मैं अपने कुलगुरु के पास जा रहा हूं, रजिस्ट्रार के पास जा रहा हूं या अन्य किसी प्रोफेसर के पास जा रहा हूं, अगर उस छात्र की जो लीगल है, जो नैतिकता है, अगर उस छात्र की समस्या वहां पे नहीं सुनी जाएगी विधिवत व्यवस्थित ढंग से, तो हमारा जो विरोध का प्रदर्शन होगा हम करेंगे छात्र हित के लिए। भाई साहब, आपको छात्रों ने नहीं चुना है, आपको आपके संगठन ने चुना है। छात्रों को चुनने की हम बात कर रहे हैं कि छात्रों को नहीं, इलेक्शन हुआ, एनएसयूआई, एबीवीपी और अन्य जितने छात्र संगठन ने सबने लड़ा। जो वहां के स्टूडेंट थे, जो वहां के छात्र थे, उन्होंने हमें चुना, तो हम छात्रों के नेता हैं। अगर आपको चुनते, यही कहना चाह रहा हूँ कि मतलब जैसे मानसिकता यही स्पष्ट हो जाती है। जैसे आपने कहा कि अगर हम व्यक्ति को कालिक नहीं पोत रहे, चेयर को कालिक पोत रहे हैं, हाँ, हम तो कालिक पोतने को मानते ही नहीं। हमारी पद्धति में, कहीं विद्यार्थी परिषद की पद्धति में कालिक पोतना ये है ही नहीं। विरोध अन्य प्रकार से दर्ज होते हैं, वो होते हैं। और जो एक घटना को लेकर आपने हमारे से भी प्रश्न किया था, उस घटना की हम भी निंदा करते हैं। और उस घटना के बाद तत्काल हमारे पदाधिकारियों ने उसको मुक्त किया। और लेकिन उसके बाद मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि अकेले एकमात्र संगठन जिसमें प्राध्यापक भी कार्य करते हैं वो विद्यार्थी परिषद है। प्राध्यापकों के मार्गदर्शन में कार्य करना ये विद्यार्थी परिषद है। परिसर चलो अभियान के माध्यम से इंटरमीडिएट प्रोग्राम को वापस लेके आना। अकेले गुरु पूजन करने वाला संगठन जो आपको कैंपस में गुरुओं की पूजा करते दिखेगा वो विद्यार्थी परिषद है। ये हमारे उसमें गुरुओं का दर्जा है। देखिए, आप अभी शब्द बोल रहे हैं, मैं आपको पहले ही बताया कि गुरु सर्वत्र जो है पूजनीय होता है। ईश्वर भी बोलता है गुरु वंदना। लेकिन मेरा एक ही स्पष्ट बोलना है कि अगर रक्षक ही भक्षक बने, गुरु का लहजा क्या होता है? जो गुरु अपने शिष्य हित की बात न कर पा रहा हो, जो अपने शिष्यों के हितों में न कार्य कर पा रहा हो, तो फिर उसका गुरु माना जाना या बोलना भी अनैतिक है। अगर जितना हमारा शिष्य का धर्म है कि हम अपने गुरु के प्रति समर्पित रहें, उनके सम्मान करें, चरण वंदना करें, तो हम शिष्य से ज्यादा जो है अनुभूति और जो है जिम्मेदारियां गुरु की भी होती है। क्योंकि गुरु जैसा शिष्य को ढालना चाहेगा वैसा ही शिष्य बनेगा। जी बिल्कुल, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगा। सर, जो अभी हम बात कर रहे थे लिंग 2 समिति की, देखिए ये जो हमारा पूरा क्षेत्र चला जा रहा है, चाहे युग जो है वो डिजिटल युग की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता है डिजिटल युग आने के बाद संस्था को जो है लिंग 2 समिति जो है उसको भी उसके अंदर अपने सिफारिशों के अंदर कुछ बदलाव करना चाहिए, और क्या होने चाहिए वो आज के ध्यान से? देखिए, लिंग 2 समिति में बिल्कुल निश्चित ही बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि लिंग 2 समिति का निर्माण लगभग 20 साल पहले हुआ था। उस समय डिजिटल ईरा नहीं था, है ना? यदि हम आज के समय में देखा जाए तो आज डिजिटल ईरा है। वहाँ के जो भी टर्म एंड कंडीशन थे, क्वालिफिकेशंस थे, और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने अपना एम्फसाइज़ किया था वो प्रचार प्रसार पे किया था। प्रचार प्रसार जो आज है डिजिटली हम लोग देखते हैं कितना वाइड हो चुका है। यदि हम उसको स्विच नहीं करेंगे, उसके टर्म एंड कंडीशन में चेंज नहीं करेंगे, तो मैं ये कहूँगा कि आज के इस एरा में भी हम बैलगाड़ी पे सवार कर रहे हैं। वो गलत नहीं है, लेकिन यदि हमारे पास बेटर टेक्नोलॉजी है तो हम उसका यूज़ करें। तो निश्चित ही लिंग 2 समिति में बदलाव की बहुत ज़रूरत है। चलिए, मैं एक बार फिर से आपके पास करूंगा। ओंकार जी, मैं एक बार फिर से आपके पास जा रहा हूँ। जी। एक बात बताइए कि छात्र संघ चुनाव क्या सिर्फ और सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया है,
या फिर युवाओं के लोकतांत्रिक प्रशिक्षण का अनिवार्य माध्यम? नहीं, निश्चित तौर पे लोकतांत्रिक जो हमारी व्यवस्था है उसके लिए छात्र संघ चुनाव बहुत जरूरी है और छात्र संघ चुनाव बिल्कुल होना भी चाहिए, मेरा ये मानना है। जी अब मैं आपसे क्यों सवाल पूछ रहा हूँ, जी हमारे दर्शक भी समझ पाएंगे। जी आपने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जी तो क्या आपको नहीं लगता कि जो यूजीसी के माध्यम से हम कहें जी या फिर जो विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जी एक प्रतिनिधि को चुना जा रहा है वो गलत किया जा रहा है? मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि ये वैकल्पिक तरीका है, ये एक तरीका प्रशासन ने निकाला है। कभी इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की है? सरकार ये देखिए नियम में आया है, यूजीसी ने एक नियम बनाया है, ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं रहता है कि वो वही विद्यार्थी सदैव रहता है, 1 वर्ष के लिए रहता है, हटा दिया जाता है, दूसरा विद्यार्थी आ जाता है। एक वैकल्पिक तरीका है कि अगर कोई भी शिक्षक को या प्रशासनिक जो टीम है उसको अगर कोई समस्या के बारे में पता नहीं चल पा रहा है तो वो विद्यार्थी उनमें से बीच में से निकाल कर उस समस्या को प्रशासन तक पहुंचाए, अवगत कराए, तो एक वैकल्पिक तरीका है। लेकिन मेरा मानना भी है कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए जिससे जिसमें एक अच्छे नेता हमको मिले और अभी वो विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं उनकी समस्याओं का निराकरण करें, उसके बाद समाज में जाके समाज को विकसित करें और समाज के लिए प्रगति करवाएं। जी आप कुछ बोल रहे थे प्लीज। देखिए, बात वहीं पे आके अटकती है कि जब हमारे पास प्रत्यक्ष प्रक्रिया है, प्रत्यक्ष प्रणाली है, तो हम वैकल्पिक व्यवस्था क्यों चुन रहे हैं? अगर हमारे पास प्रत्यक्ष प्रणाली है, जो छात्र संघ चुनाव जो छात्र चुनते थे, तो हम वैकल्पिक व्यवस्था की ओर क्यों जा रहे हैं? और जो भी छात्र नेता वहां पे नियुक्त किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो विश्वविद्यालय प्रशासन ही तो नियुक्त करता होगा, छात्र तो नियुक्त करते नहीं है। अब जो व्यक्ति जो छात्र प्रशासन द्वारा नियुक्त करके बिठा दिया, किसके समस्याओं के लिए? छात्रों की समस्या के लिए। लाख छात्रों की समस्या हो, आप भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देख रहे हैं, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, लाख छात्रों की समस्या हो, लेकिन जो वो लीडर जो पदाधिकारी चुन के गया है प्रशासनिक व्यवस्थाओं के द्वारा, वो उस छात्र के लिए ना तो प्रशासन से लड़ पाएगा, ना उसके खिलाफ आवाज उठा पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चुना गया है प्रशासनिक प्रक्रिया के द्वारा, ना कि छात्रों के द्वारा। देखिए हरिओम जी, जो आपका प्रश्न था उसका मैं ऐड करना चाहूंगा। छात्र संघ चुनाव की जब हम बात करते हैं तो देखिए हमारा संवैधानिक अधिकार भी वो कहीं ना कहीं एक तरीके से हो जाता है। तो हमारा आर्टिकल 19 एक की अगर हम बात करें तो हमारा आर्टिकल 19 हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, और वहीं हम बात करें 19.3 की बात करें तो हमें संगठन बनाने की शक्ति प्रदान ऐसा हमारा संविधान करता है। तो संविधान हमें लोकतंत्र सिखाता है, और छात्र संघ चुनाव जो है वो उसको मैं मानता हूँ कि वो लोकतंत्र का अभ्यास है, और अभ्यास पे रोक कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे रोक के समान मानना हमें चाहिए। तो हमें जो है छात्र संघ चुनाव की ओर तो अवश्य जाना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा। देखिए, सरकार ने जब छात्र संघ चुनाव रोका तो कारण दिया गया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, चाहे प्रोफेसर की बात करें, तो क्या आपको नहीं लगता कि देखिए, क्योंकि सरकार का काम है क्या कि वो कानून बनाए, वो ऐसी घटनाएं ना होने दे, तो फिर सरकार, इसका मतलब कि सरकार अपनी खामियां बता रही है कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे सुरक्षा व्यवस्था नहीं संभाली जा सकती, इसीलिए छात्र संघ चुनाव कराना ही नहीं है। ये सरकार करना चाहती है क्या? देखिए लिंगदो समिति भी बनी, जैसा लिंगदो समिति का भाई साहब ने भी वर्णन किया, तो उसका काम यही था कि उसमें धन बल, बाहुबल और ऐसी जो घटनाएं हो जाती थी जिसमें एक डिसिप्लिन जो विद्यार्थियों का और एक शैक्षणिक परिसर का होना चाहिए उसका हनन हो जाता था। तो उसके लिए सरकार को काम करना चाहिए, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ऐसे कानून बनाए कि जैसी पूर्व में घटनाएं हुई हैं वो कभी भी रिपीट ना हो। मतलब छात्र संघ चुनाव इतने मर्यादित होने चाहिए कि कभी भी राजनीति शिक्षा से ऊपर ना हो, और शिक्षा कभी भी राजनीति करने से डरे ना। तो ऐसा एक माहौल, अनुकूल माहौल हमें छात्र संघ चुनाव के लिए शैक्षणिक परिसरों में बनाना चाहिए। जी जी, आप कुछ बोल रहे थे प्लीज। एक बस छोटी सी चीज ये हम इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, उदाहरण जोड़ना चाहूंगा। हम लगातार चुनाव में हिंसा की बात कर रहे हैं, ठीक है, कई जगह छात्र संघ में पूरे देशों में हिंसा होती है, एक जगह नहीं कई जगह होती है, और बहुत फियर्सफुल चुनाव छात्रों के बीच में होते हैं, तो हिंसाएं कई जगह ऐसी घटनाएं हुई। लेकिन मैं एक हाल ही में बहुत बड़ा देश में उदाहरण हुआ, बिहार चुनाव के दौरान मोकामा की हिंसा सबने देखी। तो क्या आप उस हिंसा के कारण क्या उस जगह से वोट करने का ये हमने हक छीन लिया? क्या उस विधानसभा को हमने असेंबली से हटा दिया? क्या कई जगह ऐसी घटनाएं हुई। आप उज्जैन की घटना का भी वर्णन कर रहे हैं, दुर्भाग्य, मैंने कहा दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जेल में भी, हाँ वो जेल में, हाँ वो जेल में, लेकिन आप उस जगह से ये चुनाव करने का अधिकार नहीं छीन सकते। हिंसा के कारण आप किसी का भी लोकतंत्र का अधिकार ये नहीं छीन सकते। मैं वही रोक पाना ये हमारी कितने कर सकते हैं, ये प्रशासनिक क्षमता ये सरकार को दिखानी। वही मेरा कहना था, जो मैं अभी रिसेंटली कहा था कि आप यदि किसी चीज को हिंसा हुई है तो उसको बैन नहीं कर सकते, उसको रेगुलेट कर सकते हैं। वहाँ पे नियम बनाइए, सशक्त नियम बनाइए, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बैन कर दें। बैन करना या बंद करना छात्र संघ चुनाव को बैन कतई उचित नहीं है।
चलिए बिल्कुल, मैं एक बार सर देखिए, हम छात्र संघ चुनाव पे बात कर रहे हैं। अगर छात्र नेताओं के बारे में बात ना करें, क्योंकि हमारे साथ आज यहाँ पे अधिवक्ता भी मौजूद है। सर एक सवाल मैंने भी थोड़ी देर पहले पूछा था, पहले मैं आना चाहूंगा, दो तरफ हमारी तरफ छात्र नेता ही है। आखिर लोग, हमें क्या लगता है, जो जैसे कि मैं छात्र नेता नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी छात्र नेता नहीं है, वो नहीं करते। लोग को लगता है कि छात्र नेता बना बड़ा आसान है, क्या करना है, थोड़ा सा कर लिया, कोई किसी भी संगठन का झंडा उठा लिया, भारत माता की जय, संगठन का नाम लेके जय कर दिया। तो क्या सच में छात्र संघ नेता, मतलब छात्र नेता बनना बड़ा आसान है क्या? आसान तो बिल्कुल नहीं है जी। आपको कई सारी चीजों को फेस करना पड़ता है, कई सारे तानों को भी फेस करना पड़ता है, प्रतिकूलता को भी फेस करना पड़ता है। लेकिन छात्र नेता वाले विषय में मैं, अगर आप मुझे 1 मिनट दे तो मैं प्रसंग सुनाना चाहूंगा। जी प्लीज। रामायण में एक प्रसंग है, जब श्री परशुराम जी श्री राम जी के सम्मुख होते हैं और वह अपने अवतार का परिवर्तन करते हैं कि अब इस सदी का जो इस युग का नेतृत्व ये अगला अवतार करेगा, तो धनुष को बदलना होता है। तो श्री राम धनुष को लेने के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाते, धनुष स्वयं चल के श्री राम के पास आता है। तो वह घटना इस बात का प्रमाण करती है कि नेतृत्व वो नहीं है कि मैं आगे से जाके कहूं कि मुझे आपका नेतृत्व करना है। नेतृत्व वो है कि जिस समूह का मुझे नेतृत्व करना है, वो समूह मुझसे कहे कि आप हमारा नेतृत्व करिए। तो छात्र संगठन तो लगातार आवश्यकता है, छात्र संगठन लगातार, और विद्यार्थी परिषद, एक सामाजिक संगठन भी, हम तो लगातार छात्र और समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। परंतु बहुत आवश्यकता है कि चुनाव हो और छात्र स्वयं प्रमाणित करें कि उनका नेतृत्व कौन है। और मैं कहना चाहूंगा, इसमें सरकार, प्रशासन और शैक्षणिक व्यवस्था, तीनों इसका योगदान है। और मैं सरकार से भी तीखा प्रश्न करना चाहूंगा कि आपको नए नेतृत्व से क्या आपको समस्या है। जो भी नेता आज है, भाजपा में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे कहीं भी, उनको किससे समस्या है, आने वाले नेतृत्व से समस्या है, अपने लड़कों की राजनीति खा जाएंगे, इससे समस्या है, ये इस बात को भी स्पष्ट करें। बिल्कुल, मैं आपके पास आने की कोशिश करूंगा सर। संजय जी, एक बात तो अभी हमारे साथ यहाँ पे ने कहा कि अपने लड़कों की राजनीति खा जाएंगे, मतलब वही वंशवाद वाला चल रहा बिल्कुल है। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ इनकी बातों से कि आखिर में चाहे सरकारें कोई भी हो, कोई भी पार्टी सत्ता में हो, विपक्ष में हो, वो पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा कि अगर जब छात्र हितों की बात आएगी और युवाओं के हक और अधिकार की बात आएगी, तो मेरे लिए छात्र और युवाओं से परे रख के मैं उस समय पे भी, जिस भी राजनीतिक दल में रहूंगा, अभी जहां हूं या आगे रहूंगा या कहीं भी रहूंगा, अगर युवाओं की और छात्रों के हितों की बात आएगी और लड़ने की बात आएगी, उस समय पे मैं अपना पार्टी का बैनर, जिस भी बैनर पे रहूंगा, उसको साइड में रखूंगा, घर की खूंटी पे टांगूंगा। और जो भी छात्र हितों की बात आएगी, उनके लड़ने के लिए, उनके हक और अधिकार के लिए मैं सड़क पर रहूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि युवाओं की और छात्रों की पीड़ा क्या होती है। वो युवाओं की पीड़ा की हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार होता है हमारा, एक किसान बाप होता है, जब वो कर्ज लेके, क्योंकि सक्षम हमारे जिले में तो वो व्यवस्थाएं होती नहीं, वो कर्ज लेके पिता जो है अपने पुत्र को भेजता है पढ़ने के लिए, वो यहाँ पे अच्छी खासी लोन लेके भेजता है, पढ़ाई करता है। और पढ़ाई करने के दौरान जो विश्वविद्यालय द्वारा जो मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से उसे लूटा जाता है और प्रताड़ित किया जाता है, वो एक छात्र और युवा ही समझ सकता है। वो प्रताड़ना झेलने के बाद जब वो मार्केट में नौकरी के लिए जाता है, क्योंकि बाप के भी सपने होते हैं, माँ के भी होते हैं, छोटे भाई बहन के भी होते हैं, कि अगर घर का बड़ा बेटा है या मझला बेटा है, ये कमाएगा, अच्छी जगह पे जाएगा, तो माँ बाप भाई बहन इनका सबका जो है एक रूटीन सेट होगा। लेकिन जब वो पढ़ाई करने के बाद मार्केट में नौकरी के लिए जाता है, तो एक ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट युवा के लिए उस उसकी मानसिक स्थिति को आप समझने की कोशिश करिए, उसे 10,000 रुपए की नौकरी नहीं मिलती। मैं सरकारों को नहीं कोस रहा हूं, मैं व्यवस्थाओं को कोस रहा हूं, सरकारें कोई भी हो, मतलब वो 10,000 रुपए के लिए उसको प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। और उसको नौकरी भी क्या दिलाई जा रही है, फूड डिलीवरी की, ये आप सामान डिलीवर करो, मतलब इस टाइप की नौकरी। तो मेरा यही बोलना है कि अगर दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जिस दिन छात्र हित की और युवाओं की बात होगी, तो मैं बिल्कुल सीना तान के खड़ा रहूंगा हर प्लेटफॉर्म पे। और लास्ट में मैं, जो भी मेरे युवा साथी और छात्र सुन रहे होंगे, मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप उस दौर का, उस समय का इंतजार में मत रहिए कि आज मेरे साथ गलत नहीं हो रहा है, आज इनके साथ हो रहा है। जिस दिन मेरे साथ होगा, उस दिन मैं मंच पे खड़ा होऊंगा और प्रदर्शन करूंगा, सरकारों और सत्ता के खिलाफ लड़ूंगा। तो मैं आपसे 2 ही लाइनें बोलना चाहूंगा कि जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं,
आगे नंबर आपका है, आगे नंबर आपका है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ओमकार जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। जी एक बात बताइए कि चाहे किसी भी छात्र संगठन की बात करें, जी जाहिर सी बात है, भले वो खुल के ये बात करे ना करे, जी बट सभी किसी ना किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो छात्र संगठन है, जी इनके होने से विद्यार्थियों के अंदर या फिर विश्वविद्यालय प्रशासन, जहां पे विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान है, जी वहां पर बाहरी राजनीतिक दलों का विचार जो है वो विद्यार्थियों के दिमाग में चलता है या फिर उससे वो प्रभावित होते हैं? जी, मेरा ये मानना है कि इसमें दोनों चीजें हैं। कहीं ना कहीं ऐसा होता भी है कि उनके जो विचार है या फिर जो हस्तक्षेप होता है बाहर के राजनीतिक दलों का, वो हो जाता है। और उसमें दोनों पॉइंट है, नकारात्मक भी है, सकारात्मक भी है। यदि विद्यार्थी परिषद है या फिर एनएसयूआई है, उनका कोई भी अध्यक्ष किसी भी विश्वविद्यालय में नियुक्त हुआ है, तो लाजमी सी बात है कि अगर कोई कार्यक्रम होगा तो उनके बाहर के जो अधिकारी भी होंगे वो भी आएंगे, संगठन के लोग भी आएंगे, ठीक है। पर यदि वहां पर आकर वो कोई नकारात्मक चीज कर रहे हैं जिससे विश्वविद्यालय प्रशासन को, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को दुविधा हो रही है, असुविधा हो रही है, तो वो गलत है। और रही हस्तक्षेप की बात, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हस्तक्षेप तो रहता है, वो किसी की भी सरकार हो, किसी की भी सरकार में 100% शुद्धिकरण नहीं हो सकता है। मानव प्रवृत्ति है, तो गलतियां, खामियां और अच्छाइयां सब में होती हैं, तो हस्तक्षेप भी होता है। पर उसमें हमको ये देखना चाहिए कि नकारात्मक है या फिर सकारात्मक है। देखिए हरिओम जी, इन्होंने जैसे कि बताया, पर मैं इस बात का कटाक्ष करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप बात करें कि अगर राजनेताओं का हस्तक्षेप देखने के लिए मिल रहा है, तो ये विद्यार्थी परिषद में कभी भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि विद्यार्थी परिषद की जो व्यवस्था है वो बहुत अलग व्यवस्था है। हाँ, बात करें अगर दलगत राजनीति, उस समय आ जाती है जब एनएसयूआई की बात आती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एनएसयूआई का एक्टिविज्म आपको, एनएसयूआई की अगर मैं एक्टिविज्म की बात करूं तो एनएसयूआई का एक्टिविज्म कैंपस से ज्यादा पार्टी के कार्यालय में होता है, और पार्टी के कार्यालय के बाद भी बची कुछ अगर पार्टी के कार्यालय पर चीजें नहीं हो पाई तो फिर दिल्ली दरबार से आदेश आ जाते हैं कि आपको ऐसा करना है। क्योंकि देखिए, मैं आपको दिल्ली विश्वविद्यालय का उदाहरण दे देता हूं। आप एक ऐसा राज्य एक ऐसा विश्वविद्यालय बता दीजिए जहां एबीवीपी छात्र संघ चुनाव जीती हो और वहां पे कोई नेता गया हो बीजेपी का। पर मैं बता सकता हूं आपको कि एनएसयूआई जब थी, रौनक खत्री जी अध्यक्ष थे, तो राहुल गांधी जी का जाना दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ था, जिसका विरोध भी वहां के छात्रों ने किया कि दलगत नेता हमारे यहाँ पे क्या करने आ रहे हैं। देखिए, आप ना, पहले मैं आपको एक बार यहाँ पर रोकूंगा, आप मेरी बात को समझ नहीं पाए। मैंने आपसे बोला कि अगर कोई भी विश्वविद्यालय है, कोई भी अगर विश्वविद्यालय है, वहां पर कोई भी पार्टी का अगर कोई भी अध्यक्ष बना हुआ है, तो वहां के पद अधिकारी तो आ सकते हैं ना। मैंने ये नहीं बोला कोई नेता आता है। आपकी बात अब पुरानी रह गई। अभी देखिए, ने बहुत बड़ा एक आरोप लगाया है कि एनएसयूआई का जो भी कार्यक्रम होता है, कहाँ जहां भी वो लोग होते हैं, तो वो पार्टी को लेकर आ जाते हैं। क्या हमें मुझे तो गर्व है, मेरे नेताओं पर गर्व है। हमारा जब छात्र संगठन ही कांग्रेस का एनएसयूआई है, तो नेता तो हमारे कांग्रेस के ही जाएंगे ना। अगर हमारा एनएसयूआई का आपके विश्वविद्यालय का अध्यक्ष है, वो अगर विश्वविद्यालय के अंदर में रहते हुए अगर छात्र हित की लड़ाई लड़ रहा है और अगर उसकी बात जो लीगली है, जो सार्थक बात है, अगर उसकी बात जो है विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं समझेगा, तो ये तो हमें गर्व है कि हमारे बड़े नेता भी जाएंगे लड़ने के लिए, छात्रों के लिए। आपके बड़े नेताओं की बता दूं तो संविधान की किताब दिखाने से कुछ नहीं हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी बात की सुनिए, उनने कभी प्रियम्बल नहीं पढ़ा होगा, प्रियम्बल नहीं पढ़ा होगा, जो संविधान दिखाते हैं। आप जिस विचारधारा को मान रहे हैं और बताते हैं कि हमारी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मिलती है, तो यही भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और आरएसएस थी जो सबसे पहले जो है संविधान के विरोध करने वाले थे। यही भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ थी जो सबसे पहले भारतीय तिरंगे का अपमान करने वाले थे। और यही भारतीय जनता पार्टी थी जो भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को जो है बेइज्जत करने वाले थे। और यही भारतीय जनता पार्टी थी, जनसंघ थी, जो जिन्ना की पार्टी के साथ गठबंधन में वे डिप्टी सीएम बने बैठे हुए थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और यही भारतीय जनता पार्टी थी साहब जो भारत छोड़ो आंदोलन जैसे संगठन जब देश जो है करा रहा था, कि देश आजादी में के रंग में डूबा हुआ था, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, मंगल पांडे जैसे लोग, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग लड़ते लड़ते मर गए। ये वही भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ थी जो लिखित तौर पर भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध की। आप हमें संविधान का पाठ पढ़ाएंगे, आप हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे। जब देश आजादी के मार्ग पे उठ रहा था, तो आप अंग्रेजों के, आपके जो भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्वज थे, वो तलवे चाटने का कार्य कर रहे थे। आप किस मुंह से जो है देशभक्ति और इसकी संविधान की बात करेंगे? लिखित विरोध करने वाले संविधान की भारतीय जनता पार्टी थी। मानवर, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आपको उत्तर नहीं दूंगा। आपने जितना भारतीय जनता पार्टी जनसंघ टारगेट किया, मैं आपको बताना इसलिए जरूरी समझा, आपको बताना इसलिए जरूरी समझा
लेकिन आप सुनिए, अब मैं आपके पूरा शांति से सुना था, पूरा शांति से आपको सुना था, आपको बीच में बोलने का अधिकार नहीं। एबीवीपी और भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन नहीं है, वरन हमारी विचारधारा है उनसे एक। मैं अब बता देता हूँ, इसलिए आपने चूंकि संविधान का विषय भी लेके आए, तो संविधान पूरे देश में इमरजेंसी लगा के संविधान का अमेंडमेंट करने वाली पार्टी कौन है ये भी हम जानते हैं। विदेशी बाबा साहब अम्बेडकर की आपने बाबा साहब अम्बेडकर सुन लीजिए, या तो आप बोल लीजिए या तो सुन लीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर का तिरस्कार करने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर को साइडलाइन करने वाले भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी थी। आप बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा निर्मित जो देश के संविधान के विरोधी हो, देश के संविधान का विरोधी कांग्रेस है जिसने इमरजेंसी में डाल के संविधान का अमेंडमेंट किया है। मणिपुर आजाद स्वतंत्र देश नेता को एक राज्य है मणिपुर के लिए। मणिपुर स्वतंत्र देश का एक राज्य है। कितनी हिंसा हुई। आप रुकिए तो, आप बार बार 4 मुद्दे नहीं करते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जिस नेता का गर्व कर रहे हैं, आपने कहा मेरा को गर्व है कि हमारे नेता थे। आपके नेता गए DU विश्वविद्यालय में, उन्होंने खत्री से मिले, अगली बार आपका अध्यक्ष पद चला गया। आपके नेता गर्व करते हो, जहां जाते वहां से आपकी सरकार आती है, वो तो चलेगा, तो आपके अध्यक्ष पद जीतने और हारने से आप जो है हमारी क्षमता और लड़ाई लड़ने की जो व्यवस्थाएं और सोच है उसको नहीं बदल सकते। हम 25 चुनाव और हार जाए, हम 10 साल तक चुनाव हार जाए। है वो अभी बीच में जब आपके चुनाव के रिजल्ट आ रहे थे तो एक पोस्ट चली थी, 0 चेक कर लीजिए राहुल जी, है ना। देखिए जो आप लोग कहते हैं, आप एक ऐसा उदाहरण दे दीजिए कि कभी भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की आपने बात कही, आप एक उदाहरण बता दीजिए, एक लिखित प्रमाण बता दीजिएगा कि BR अम्बेडकर साहब का कहां विरोध किया। और मैं आपको बताऊं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आपने कभी पिक्चर नहीं देखी होगी, जैसा मेरे को आपका ज्ञान देख के लगा। पर एक समस्या क्या है कि हम सुनिए देखिए मैंने सुनिए तो मोदी जी ने क्या बोला कि महात्मा गांधी को, इससे पहले जब तक महात्मा गांधी के ऊपर फिल्म नहीं बनी थी, देखिए सुनिए एक बात सुन लीजिए, आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कभी पिक्चर उठा के देखिएगा, उसमें आपको बीच में आपके सुनिए अध्यक्ष नहीं बैठे थे, बीच में आपके पार्टी के जवाहरलाल नेहरू बैठे थे, कोई बीच में नहीं बैठा था। पंडित जवाहरलाल जितने वर्ष जो है नरेंद्र मोदी जो है अभी प्रधानमंत्री है, उससे कहीं ज्यादा जो है, उससे कहीं ज्यादा वो जेल में काटे हैं। और सावरकर और जिनको इनको पूछते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए कि हमारा मुद्दा यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस नहीं है, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। और हमारा शो का नाम है, नहीं सर, चलिए हमारे शो का नाम है मुद्दा क्या है, तो मुद्दे से ना भटके। चलिए आप दोनों से मैं सवाल पूछता हूँ, एक मिनट, नहीं, अब हम मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं आप दोनों से एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप मानते हैं कि NSCY विद्यार्थियों के हित के लिए काम करते? बस आप संदीप जवाब दीजिएगा। बिल्कुल मैं मानता हूँ। हमारे कांग्रेस पार्टी के जो छात्र संगठन NSCY काम करती है, NSCY बिल्कुल छात्र हितों के लिए पहले भी संघर्ष करती थी, लड़ती थी और आगे भी लड़ी। ठीक है, आप मानते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के हित के लिए काम करती है? विद्यार्थियों के माध्यम से राष्ट्र हित के लिए कार्य करती है। मतलब हाँ बिल्कुल, विद्यार्थियों हित के साथ साथ राष्ट्र हित के लिए काम करती है। आप दोनों लोगों का जो है लक्ष्य एक ही है, विद्यार्थी हित, राष्ट्र हित। आपका भी सर लक्ष्य वही है कि विद्यार्थी छात्र। एक बात बताइए, जब आप दोनों का लक्ष्य एक ही है तो फिर आप अलग और आप अलग क्यों है? आप सवाल मेरा जरूर जवाब दीजिएगा। जिस NSCY का इंचार्ज कन्हैया कुमार हो, जिसने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सारे एंटी नेशनल्स को सपोर्ट करने वाली बड़ी समस्या सारे नेशनल को शरण देने वाली कांग्रेस, प्रधानमंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, सत्ता और सरकारें किसकी है, आईडीओ की जांच की गई, वो जेल में भी रहा, लेकिन कोर्ट ने जो लताड़ लगाई, जो इनके जितने CBI और इधर उधर के एजेंट थे, एजेंट बनकर उसको फंसाने की कोशिश कर रहे थे कन्हैया कुमार को, जो कोर्ट ने लताड़ लगाई। सत्ता सरकारें, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री तुम्हारा है, तुम निकम्मे बैठे हो क्या कि कोई एक देशद्रोही जो है नारे लगा के चले जाए और आज घूम रहा है? अब कोर्ट ने तय किया ना कि वो ऑडियो फेक था, फर्जी केस चलाया गया। अरे बिल्कुल देंगे, नहीं कोर्ट तय कर दिया ना। मानसिकता स्पष्ट दिख जाती है, मानसिकता स्पष्ट दिख जाती है। अफजल गुरु की बरसी के दिन जमा हुए थे महाराज, ये बताएंगे अफजल गुरु की बरसी के दिन जमा हुए थे, अफजल गुरु की बरसी मनाने में जमा हुए थे। इसमें लगाई और प्रधानमंत्री गृहमंत्री हमारे भी लोकतंत्र नरेंद्र मोदी चले जाते हैं पाकिस्तान। हम लोग फिर से मुद्दे से भटक रहे हैं। देखिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा मुद्दे से ना भटके। मेरा सवाल ये था कि जब दोनों का काम एक ही है, लक्ष्य दोनों का एक है, तो हम अलग क्यों भटक रहे हैं? मेरा सवाल है, छात्र हित के लिए हम ये चाहेंगे। आपको बताऊं, एक लाइन में उत्तर है, हम भारत माता की जय बोलते हैं, ये सोनिया माता की जय बोलते हैं, ये अंतर है बस। समस्या क्या है कि भारत माता की बात भी कौन कर रहा है? भारत माता की बात वही कर रहा है, मणिपुर का केवल और केवल एक उद्देश्य है, भारत माता को परम वैभव पे पहुंचाना। करते हो
वंदे मातरम का विरोध करने वाले तुम्हारी यही जनसंख्या। और अरे वंदे मातरम को चलाने वाले हमें, वंदे मातरम का वर्ष कौन सा चल रहा है आपको ये बता दो। जिस आरएसएस कौन सा वर्ष चल रहा है आपको ये बता दो। के कार्यालय पे आजादी के 52 साल तक जो है तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। क्या और बात कर रहे हैं आप? 3 युवाओं ने 52 साल बाद जो है तिरंगा झंडा फहराया। अरे आप वंदे मातरम की बात करते हैं, सुनिए वंदे मातरम के कितने स्टैंजा हैं वो नहीं बता पाएंगे, वंदे मातरम का कौन सा वर्ष चल रहा है वो नहीं बता पाएंगे। कि आप उस चीज की बात करिए ना। पहली बात तो आपने जो आजादी के बाद, आजादी से पहले जो विरोधाभास था, कभी सुनिए मैं आपको आज आमंत्रित करता हूं, कभी विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में आइए, लास्ट में वंदे मातरम आपको सुनने को मिलेगा। बिल्कुल आपके सारे डाउट क्लियर हो बिल्कुल आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, बिल्कुल। आजादी का इतना गौरव लेके आप जो चल रहे हो, आजादी के जितने हीरो थे उनके साथ अन्याय करने वाली एकमात्र पार्टी वो आपकी पार्टी है। मैं तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ अन्याय करने वाले, मैं तो ये लाल बहादुर बोलता शास्त्री जी के साथ हूं, अन्याय करने आरएसएस वाले, पर बैन लगाने राजेंद्र वाले प्रसाद जी के सरदार साथ वल्लभ भाई करने वाले। पटेल थे, और उस बैन को बहाल करने वाली इंदिरा गांधी जी। क्या बात कर रहे हैं आप? इतिहास पढ़िए, आरएसएस पर बैन लगाने वाला कौन था? आप लोग फिर से मुद्दे से भटक गए। नहीं, मुद्दे से नहीं भटकना। मेरा सवाल सर, आप मैं बोलेंगे- स्पष्ट तौर पर नहीं, एक मैं शब्द में आपसे बोल रहा हूं। पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं। एक शब्द में बोल रहा सर, हूं। एक मिनट, मेरी बात समझिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप भी मानते हैं आपका भी काम राष्ट्रहित है, विद्यार्थियों का हित है, आप भी मानते हैं। ये बताइए क्या एनएसवाई एबीवीपी के साथ मिलकर काम देखिए, नहीं कर मैं सकते आपको इससे पूर्व में बोल दिया कि जब छात्र हित और युवाओं के हित की बात आएगी तो मैं कोई पार्टी का बैनर हो, संगठन का बैनर हो, उसको साइड में रख के उनके हितों के लिए लड़ूंगा। चलिए ठीक एक है। शब्द में ओमकार अवस्थी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये बताइए, आपको क्या नहीं लगता कि जब सभी छात्र संगठन का लक्ष्य जो एक ही है, विद्यार्थी राष्ट्र हित, जी। तो क्या आपको नहीं लगता कि इन सभी को एक साथ आके विद्यार्थियों के लिए काम करना चाहिए? निश्चित तौर पे तो एक फिर साथ क्यों नहीं हो मिलकर ही पाता? काम तो फिर करना होता चाहिए। क्यों नहीं है? फिर आप वहीं पे हमने जा रहे हैं कि वही फुटेज के लिए काम, तो आप मानते क्या कि वही फुटेज के लिए तरफ जाते बिल्कुल हैं? निश्चित तौर पर श्रेय की ओर हो रही है। आजकल विश्वविद्यालय में अगर जाते हैं तो हर पार्टी को लगता है कि अगर कोई भी काम हो गया है तो उसका श्रेय वो कैसे ले लें, किस तरीके से उनका श्रेय उनको मिल जाए। चलिए ठीक है, बिल्कुल। मैं आपके पास, अब मैं आपसे, आप दोनों से वही सवाल पूछूंगा कि उन्होंने तो कह दिया कि वो विद्यार्थियों के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए किसी के साथ भी खड़े होने को तैयार है, तो क्या आप मानते हैं कि एबीवीपी एनएसवाई के साथ खड़ी होकर दिखेगी? भैया हम भी तो यही कह रहे हैं जो आप कह रहे हो, हम विद्यार्थी हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए किसी के भी साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। अब जो राष्ट्र हित के लिए नहीं खड़े हैं उनके साथ कैसे खड़े हो जाएं? जिसका पार्टी का मुखिया विदेश में जाकर ऐसे लोगों के साथ बैठता है जो आईएसआई की फंडिंग करते हैं, अब उन लोगों के साथ हम जाके कैसे बैठ जाएंगे? बहुत बड़ा आरोप लगा है, क्या कहेंगे सर? देखिए इसमें देखिए, अब समस्या क्या आ रही है ना कि अभी फिर मैं बोलना चाहूंगा, जवाब देना चाहूंगा, इनके बातों का जवाब दूंगा तो फिर वो बात खींचेगी। आपका ही बोलना है कि मुद्दे की बात, तो मैंने एक लाइन में अपना स्टैंड बता दिया जी। कि जहां छात्र हित और युवाओं के हित की बात आएगी, मैं बार बार पुनः बोल रहा हूं, तो मुझे दलगत और जो ही बैनरगत राजनीति है उससे ऊपर हटके मैं साथ में खड़ा लेकिन रहूंगा। वही तो सर इन्होंने कहा कि जहां आप तो कह रहे हैं खड़े होने के लिए, लेकिन ये तो ये कह रहे हैं ना कि आपका जो नेता है, क्योंकि आप खुद खुल के कह रहे हैं, आप हमारे लाइव ऑडियंस के सामने कह रहे हैं, और हमारे लाइव शो पे कह रहे हैं कि एनएसवाई जो है वो कांग्रेस का ही है। मैं क्या बोल जी। रहा हूं, अगर कोई ऐसी समस्या है, सत्ता सरकारें आपकी हैं, जांच करवाइए, अगर कोई संलिप्तता पाई जाती है जेल भेजो, कार्रवाई करवाओ। और जिन्ना के जो देश को बांटने वाला था, जिन्ना उसकी कब्र पे फूल चढ़ाने गए तो फूल तो चढ़ाने नहीं गए, बिना बुलाए जो है बिरयानी भी खाने नहीं गए। वहां पे सिंध और बंगाल में हम जिन्ना के पार्टी के साथ गठबंधन में डिप्टी सीएम भी नहीं रहे साहब। तो ये राष्ट्रभक्ति का पाठ, मैं और बोलूंगा तो बात बढ़ जाएगी, इसलिए मुद्दे की बात करें वो मैं यही ज्यादा मुद्दे जायज की बात रहेगा। कहना चाहता हूँ। बार बार हमसे भाजपा का प्रश्न मत पूछो, हम भाजपा पर लगता नहीं, हम भाजपा की एक भी चीज का आपको उत्तर नहीं देंगे। विचारधारा- और मैं आपको एक विचारधारा विचारधारा जो राष्ट्र की विचारधारा, राष्ट्र के लिए मरने मिटने की विचारधारा, उस विचारधारा में हम भाजपा के साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर पार्टी करेगी तो हम उसके साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर पे प्रश्न पूछने के लिए हम खड़े नहीं होंगे। ऑपरेशन सिंदूर करेगी तो उसके लिए हम करेंगे। और सत्ता सरकार ये हमारी नहीं है, आप आधार कहते हो आपकी सत्ता सरकार है। मैंने भी लोकतंत्र का हिस्सा हूं, मैंने भी वोट दिया है। जो लोकतंत्र से स्थापित सत्ता सरकार है उसकी बात करते हैं, सत्ता सरकार कोई हमारी नहीं। और अब आप आ जाते हैं मुद्दे पे। तो मुद्दा हरिओम जी ये था आपका कि साथ में खड़े क्यों नहीं हो सकते। तो देखिए, विद्यार्थी परिषद के जो मूल्य हैं वो एनएसयूआई के मूल्य से कभी तालमेल नहीं खा सकते, क्योंकि ये वो लोग हैं जो महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते। और आपको उदाहरण चाहिए हो तो फूल सिंह बर्रैया ने ये महिलाओं का सम्मान, एक मिनट में जवाब दे दूं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिनका सिटिंग एबीवीपी की बात करिए, भारतीय जनता पार्टी की नहीं। बलात्कारी विधायक। अरे नहीं सुनिए, आप कांग्रेस से संबंध रखते हैं, हम भाजपा से संबंध नहीं रखते, इसलिए हम मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया। आप हमसे केवल एबीवीपी की बात करिए। तब आपके एबीवीपी जब महिलाओं को नंगा घुमाया गया, वहां पे कहां पर? रेप किया गया मणिपुर में, भूल गए? आपके संज्ञान बात नहीं है। आपका विधायक बलात्कार करता है, पूरे परिवार को मरवा दिया जाता है।
तो उसके बाद भी उसको टिकट दिया जाता है, तब आपकी विचारधारा कहाँ थी? सुनिए सुनिए। है आप महिला सम्मान की बात करते हैं। एबीवीपी कहाँ थी मैं आपको बता रहा हूँ। दिन बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कहाँ है एबीवीपी? चलो मुख्यमंत्री के बता रहा हूँ मैं बैठो, आपको एबीवीपी चलो कहाँ है। इसके विरोध में बैठो। एबीवीपी कहाँ है मैं आपको बता रहा हूँ। चलो बैठो नहीं, मैं ना, आपको इसके बता रहा हूँ विरोध में ना, चलो बैठो, बता रहा ये हूँ। हाउस के बाहर हम बैठेंगे, आपके साथ बैठेंगे, लेकिन आप जब तक राष्ट्रहित के विरोध में मैं करोगे, क्या आप फिर कैसे वही बैठेंगे? राष्ट्रहित, फिर नहीं, राष्ट्रहित? लेकिन मैं आपको आप सुनो, मणिपुर पे कर रहा आपने हूँ, पूछा, आप भी चलो, आप बीच में आप बोलने भी लग जाते हो। करो। देखो, आपको हम खुला मौका देते हैं, आप जो बोलना चाहते हैं हम आपको खुला अवसर देते हैं। आपने कहा मणिपुर में ऐसी घटना हो रही थी, एबीवीपी कहाँ थी? 1965 से लगातार सील यात्रा एबीवीपी चला रही है। अभी लगातार हमारे कार्यकर्ता अभी 2 महीना पूर्व नवंबर में गए हैं मणिपुर का दौरा करके आए। विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट डेलीगेशन गया है वहां पर। और दौरा और कैसे होगा? आपका पूरा डेलीगेशन जाता है दौरा करने, तो उससे हल निकल जाता है। एबीवीपी का डेलीगेशन दौरा करने आता है, उससे कुछ नहीं होता। तो उसमें आपका डेलीगेशन आप कह रहे हो दौरा करने से क्या होगा? आपके नेता कहते हैं कि प्रधानमंत्री का दौरा करने क्यों नहीं जा रहे हैं? कितना विरोधाभास है आपके नेता में और आप में। प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? सर ठीक है, आप अपने देश के बाहर है क्या? एक मिनट सर, अब थोड़ा शांत होते हैं सर। ये लोग तो कभी नहीं बच जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये वैसे है कि नहीं, ये बिल्कुल नदी की दो धाराओं के ऐसे है। बिल्कुल गलत बात है जी, ये लोग कभी नहीं चाहेंगे। क्या नहीं चाहेंगे? एक साथ आना, क्योंकि देखिए ठीक है, मैं सोचा सुना, छात्र हितों की बात कर रहे हैं कि हम छात्र हित नहीं करना तो ये चाहते। तो कह रहे हैं वो छात्र हित में आप लोग साथ ही नहीं आते। अरे हम तो जा रहे हैं, हमें ठीक है, ये ठीक है, परसों चले सीएम हाउस के घेराव करने, हम चल रहे हैं। हमारे साथ अधिवक्ता है। नहीं, एक मिनट देखिए, हमने आपके सामने ही हमने जो है, एक मिनट, हमने आपके सामने ही सर दोनों से बात करने की कोशिश की कि आप लोग एक साथ क्यों नहीं आते। आपको क्या लगता है कि ये दोनों छात्र संगठन जो है एक साथ ना आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? इनको आने चाहिए तो क्या फायदा होगा, और नहीं आने से विद्यार्थियों को क्या नुकसान है? प्लीज। देखिए, राजनीति में आने का सबसे बेसिक मुद्दा ये होता है, ये उनका जो मोटो रहता है वो ये रहता है कि जनता का भला करना। जी यदि जी राजनीति में पक्ष विपक्ष है, वो यदि वो अपने ही अपने मुद्दे रखेंगे, वो या किसी एक विचारधारा का समर्थन करेंगे, तो या तो पार्टी कहेगी कि देखिए ये पार्टी हमारा समर्थन कर रही है, हमें आज फॉलो कर रही है, या फिर दूसरी पार्टी कहेगी भाई ये हमें समर्थन करे, हमें फॉलो कर रही है। राइट? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई ये पार्टियां का विचार अलग हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनका हमेशा उनका मोटो होना चाहिए कि जनता का भला हो, देश का नहीं, हित अभी हो। सर हम तो विद्यार्थियों के हित की बात कर रहे हैं, हम थोड़ा मुद्दा फिर आप भी भटक रहे हैं। मुद्दे पे है कि आखिर अगर ये नहीं आ रहे हैं, सबसे बड़ा कारण क्या है कि क्यों नहीं आना चाहते हैं दोनों साथ में, और न आने से नुकसान क्या है? देखिए, ये दोनों यदि पार्टी है, पार्टी की विचारधारा अलग है ना। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे अभी वाले भाई साहब ने बताया कि एबीवीपी, या मैं कहूँ कि बीजेपी एबीवीपी के समर्थक नहीं है, लेकिन भाई साहब ने कहा कि एनएसयूआई जो कांग्रेस जो कि समर्थक है, इनकी विचारधारा एक नहीं है। बेसिक वजह यही है कि वो दोनों एक स्टेज पे नहीं है। चलिए ठीक है, देखिए छात्र संगठन की बात हो रही है, छात्र राजनीति की बात हो रही है। मैं एक बार दोनों से लास्ट आपसे सवाल ये होगा, आप सर मध्य प्रदेश के अंदर एनएसयूआई ने अब तक 5 काम बता दीजिए, 5 काम जो सबसे बढ़िया लगता है कि विद्यार्थियों के हित के लिए किए गए, और आप भी 5 काम जो विद्यार्थियों को, सिर्फ 5 बताना है, कोई एक दूसरे विरोधाभास नहीं देखिए, फिर हम इस मुद्दे को खत्म कोई एक काम नहीं है ना, 5 मैं गिनती में बताऊंगा। मैं सिर्फ आपको, चाहे पुलिस भर्ती घोटाला हुआ हो, व्यापम हुआ हो, उस दौर में भी अभी हाल ही में जो नर्सिंग घोटाला हुआ है, या स्थानीय जो भी छात्रों के विश्वविद्यालय या कॉलेज लेवल के समस्याएं होती हैं, एनएसयूआई जो है निरंतर उसके खिलाफ जो है लड़ता रहता है। जी आप बताएंगे प्लीज। 5 काम आप तो खैर नहीं बता पाओगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं 5 काम जो हमने समाज और राष्ट्रीयता, बार बार राष्ट्र पे हमारे प्रश्न कर रहे थे, मैं आपको बताता हूं। विद्यार्थी परिषद ने तिरंगा यात्रा निकाली कश्मीर तक, लाल चौक पे जाकर तिरंगा फहराया। विद्यार्थी परिषद ने, दूसरा काम मैं आपको बताता हूं, यूथ अगेंस्ट करप्शन, दिल्ली में आंदोलन चलाया जो बाद में अन्ना हजारे का लोकपाल का आंदोलन बना। विद्यार्थी परिषद ने बांग्लादेश के घुसपैठ के विरोध में जाके चिकन नेक पे आंदोलन किया, ये तीसरा काम विद्यार्थी परिषद ने किया। चौथा काम, आप मणिपुर पूछ रहे थे, हमने सील के माध्यम से क्या बोलते हैं, स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन इंटर एक्सचेंज लिविंग, नॉर्थ ईस्ट को और यहाँ के बीच में जो कल्चरल दूरी है उसको दूरी मिटाने का प्रयास करने का काम विद्यार्थी परिषद ने चौथा काम किया। 5वां काम विद्यार्थी परिषद ने, अभी मैं रिसेंट बताता हूं, स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम, विद्यार्थी के हित में कितना छोटा सोच सकते हैं कि वो अपने स्क्रीन टाइम से बढ़ के एक्टिविटी टाइम में जाए, उसका विद्यार्थी जीवन या आनंदमय सार्थक हो, ये काम को लेकर भी विद्यार्थी परिषद काम कर रहा है। मैं ऐसे अनगिनत काम बता सकता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारा, देखिए सुनिए एनएसयूआई से आपने उनसे भी पूछा, आपके पास 30 सेकंड का समय पड़ रहा है, कॉल करके पूछना पड़ रहा है कि एनएसयूआई ने क्या किया। नहीं, आप ये मत करो। नहीं, सुनिए
ठीक है सर एक मिनट जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आ जाते हैं, देखिए आपने भी 5 अपने कार्य बताए, आपने भी कार्य बताया, आम दर्शकों पे छोड़ते हैं। आपको क्या लगता है कि इन्होंने जितने काम बताए सच में वो विद्यार्थियों के हित के लिए था? कमेंट अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हमारा ये खास तो आपको कैसा लगा, किसकी बात सही लगी, कौन अभी भी घुमा रहा है, और आपको क्या लगता है क्यूएनएसआई और एबीवीपी एक साथ काम नहीं कर सकती है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आप दे सकते हैं। अगर आपको कोई और सवाल लगता है तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे जाकर आप हमें सवाल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडस टुडे, आपके साथ हम ऐसे ही नई नई सीरीज लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए इंडस टुडे। नमस्कार।